क्या इनमें वृद्धि निश्चित है कि नहीं बेटा ये पेड़ तो इतना ही लंबा होएगा, इससे ज्यादा नहीं होएगा, या तू इस जाति का है, इस जाति में इतनी लंबाई होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, तेरी ये टहनी इतनी बढ़ेगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, इससे ज्यादा नहीं होएगा, इससे ज्यादा नहीं होएगा, इससे ज्यादा। सीमित वृद्धि होती है क्या इनमें? क्या इनमें वृद्धि सीमित होती है, निश्चित होती है? नहीं सर, इनमें वृद्धि कैसी होती है? अनिश्चित होती है, याद रखना। नेक्स्ट, क्या इनमें संवेदनशीलता पाई जाती है? हाँ सर पाई जाती है। तुम्हारे अंदर पाई जा रही है? हाँ सर पाई जा रही है। जरा सोचिए, अगर तुम्हारे एक लपाड़ा लगा दिया जाए तो तुम क्या करोगे? सर पलटकर आज की डेट में 21वीं सदी चल रही है और यहां पर तो बच्चे ही टीचर को लपाड़ा लगा देते हैं भाई साहब। इसलिए हम नहीं लगाते बेटा, हम सिर्फ बोल देते हैं। ठीक है, जब से पढ़ाया आज तक किसी भी बच्चे को लपाड़ा नहीं लगाया है। सिर्फ मैं अपने बच्चे को लपाड़ा लगा देता हूं क्योंकि वो अभी छोटा है। ठीक है, तो बात ये समझने वाली क्या कि आज की डेट है, 21वीं सदी चल रही है, कोई एकलव्य की सदी नहीं चल रही है। ठीक है, गुरु द्रोण की सदी नहीं चल रही है। इस टाइम पे बच्चे को मारना भी सही नहीं है क्योंकि वो हर्ट भी होता है, उसकी फीलिंग्स होती है। लेकिन उस बच्चे को भी ये समझना चाहिए कि टीचर जब मेहनत कर रहा है तो उसके साथ साथ हमें भी मेहनत करनी चाहिए, मजाक नहीं बनाना चाहिए, टीचर की बातों को मानना चाहिए। ठीक है, सो संवेदनशीलता आप में भी है, मेरे में भी है, हम सब में संवेदनशील। और मेरे में तो भैया कूट कूट के भरी, हम तो भैया बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं जब ऐसे फालतू के कमेंट आते हैं। तो संवेदनशीलता प्राणियों में ज्यादा होती है, कंपैरेटिवली जंतुओं में क्या होती है? कम होती है। प्राणियों में, जंतुओं में ज्यादा होती है। प्लांट्स में क्या होती है? पादपों में क्या होती है? कम होती है। अब जरा सोचिए, क्या प्रकाश पड़ रहा है उधर की तरफ, प्लांट वृद्धि करता है? हाँ, प्रकाशानुवर्तन वर्ड सुना है ना, फोटोट्रोपिज्म, प्रकाशानुवर्तन। क्या वो संवेदनशीलता नहीं है? सूरजमुखी का पेड़ आपने देखा होगा, उसका पुष्प घूमता है इधर उधर, क्या वो प्रकाशानुवर्तन, क्या वो संवेदनशीलता को ग्रहण नहीं कर रहा? अरे छुई का पेड़, अरे वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सारे नाम जो आपने सुने, क्या इनमें संवेदनशीलता नहीं है? छुई का पेड़ जो होता है वो टच करते ही क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। वो किस प्रक्रिया से होता है? परासरण से होता है, याद रखना। जो चैप्टर हमारे हटा दिया गया है, कौन सा? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, पौधों में परिवहन, उसमें बताया जाता है ना। तो याद रखना, छुई का पेड़ जो होता है वो परासरण विधि से क्या होता है? सिकुड़ता है। वीनस फ्लाई ट्रैप जो होता है वो भी परासरण विधि से क्या होता है? सिकुड़ जाता है। जो भी कीट आता है उसको पकड़ लेता है। तो कहने वाली बात जो आ रही है, समझने वाली बात जो आ रही है, याद रखना क्या कि पादपों में संवेदनशीलता मिलती है, बिल्कुल मिलती है। लेकिन क्या जंतुओं जितनी मिलती है? नहीं साहब, उनसे कम होती है। यानी निम्न स्तर की क्या मिलती है? संवेदनशीलता मिलती है। नेक्स्ट, क्या इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है? यस सर, इनकी कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज मेजर कंटेंट है, उसके अलावा सेल्यूलोज के अलावा हेमीसेल्यूलोज भी है, पैक्टिन भी है, लिग्निन भी है, सुबेरिन भी है, कई सारी चीजें हैं। मेजर क्या है? सेल्यूलोज है। नेक्स्ट, ये स्वयपोषी प्रकाश संश्लेषी उत्पादक है, बताने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। प्लांट जो होते हैं आपके कैसे होते हैं? स्वयपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कुछ कीट भक्षी भी होते हैं, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, इस तरीके के। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये स्थलीय भी होते हैं, जलीय भी होते हैं। शैवाल जो होते हैं, शैवाल, ये जो थैलोफाइट्स जो होते हैं बेटा, ये थैलोफाइट्स कैसे होते हैं? पूर्ण रूप से जलीय होते हैं। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, ये स्थल और जल दोनों पर निर्भर होते हैं। ये भी स्थल जल दोनों पर निर्भर होते हैं। ये पूर्ण रूप से स्थलीय होते हैं, ये पूर्ण रूप से स्थलीय होते हैं, लेकिन जल पर निर्भर होते हैं। किस चीज के लिए? अवशोषण के लिए। जल इनको चाहिए होता है किस चीज के लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। इनको जल चाहिए होता है किसके लिए? जनन के लिए। ये जल पर ही निर्भर होते हैं। इट मीन्स क्या ये स्थल और जल दोनों पर पाए जाते हैं? ये स्थलीय भी हो सकते हैं, जलीय भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। बोल मेरे भाई, यहां तक की बात। सर जब पेड़ों को काट दिया जाता है तो उनको दर्द होता है? नहीं बेटा, दर्द नहीं होता है। उनके अंदर पेन रिसेप्टर्स नहीं होते, उनके अंदर तंत्रिका तंत्र नहीं होता है जो पेन को फील कर सके। ठीक है, ये बस हमारा सोचना है कि उनको पेन होता है। पेन नहीं होता है। हाँ, हमारे लिए वो एक गलत चीज है। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी ही जातीय विविधता को कम करते हैं। पेन नहीं होता है प्लांट्स में, ऑब्वियस सी बात है। वो हायर ऑर्गेनिजम्स नहीं है जिनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं है, जिनके अंदर तंत्रिका तंत्र नहीं है, जिनके अंदर पेन रिसेप्टर नहीं है। समझ में आ गया? डन, क्लियर है? चले सर, उनमें प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं है। वेरी गुड, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं है। कौन था ये? अर्सला। वेरी गुड। चलिए जी, यहां तक की बात समझ में आ गई है? डन। आगे का बिंदु, इनमें फूड मटेरियल किस रूप में स्टोर होता है? स्टार्च। क्या ये चीज आपने पहले पढ़ी हुई है?
कोई मुझे फटाफट जल्दी से मुझे बता दीजिए स्टार्च की संरचना कैसी होती है। जैवाणु चैप्टर पढ़ा हुआ है, मेरे को कोई बताएगा फटाफट स्टार्च जो होता है उसकी संरचना कैसी होती है। स्टार्च किससे बना होता है? स्टार्च, मंड याद आ रहा है? शाखित होती है, वेरी गुड। और कुंडलित होती है, वेरी गुड। और पॉलीसेक्राइड होता है, बहुत ही बढ़िया। एक कह रहा है अशाखित होती है, वेल्डन। कौन है ये? विशाल, बहुत ही बढ़िया, अशाखित होती है। वेल्डन फैजान, बहुत ही बढ़िया सर। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, एक ही लाइन में आंसर देना था। स्टार्च जो होता है वो किससे बना होता है? अमाइलोज सीधी श्रृंखला, अमाइलोपेक्टिन शाखित श्रृंखला, खत्म। और अमाइलोपेक्टिन के बीच में आयोडीन डालोगे तो आयोडीन अटक जाता है और टेस्ट देता है कौन सा? आयोडीन टेस्ट। याद आ रहा है? पढ़ा था। तो स्टार्च जो होता है ग्लूकोज से बना होता है, और ये स्टार्च जब ग्लूकोज से बना होता है तो ग्लूकोज की सीधी श्रृंखला को हम बोलते हैं अमाइलोज, और शाखित संरचना को हम क्या बोलते हैं? अमाइलोपेक्टिन। और प्लांट के अंदर फूड मटेरियल किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। जल्दी से मुझे आंसर देना, फटाफट मुझे आंसर देना। फंजाई के अंदर, सॉरी, हमारे अंदर, जंतुओं के अंदर किस रूप में स्टोर होता है भोजन? जंतुओं के अंदर किस रूप में स्टोर होता है भोजन? प्राणियों में किस रूप में स्टोर होता है भोजन? प्लांट्स के अंदर तो स्टार्च, एनिमल्स के अंदर? बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया क्या है भाई? एक कह रहा है एटीपी के रूप में, भगाओ रे इसको यार। एक किरण नाम से कह रही है फैट के रूप में, भगाओ इसको, निकालो इसको, भगाओ, निपटाओ इनको, इनको निपटा दो भाई साहब। अर्चना कौशल, निपटाओ इसको जल्दी से। ये जो एटीपी लिखने वाले, फैट लिखने वाले, इनको निपटा दो, क्लास से बाहर निकालो कसम से। ये तो तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन में होते तुमको तुम निपटा देता, क्लास से बाहर निकाल देता। जा बेटा मौज ले, क्लास से बाहर निकल। मारता वारता नहीं तो मैं क्लास से बाहर निकाल। चलो तुम्हारा बढ़ना ही नहीं है, तुमने आए क्यों बिना फालतू में? निपटाओ इनको, क्लास से बाहर निकालो। मूर्ख है ये, बिल्कुल मूर्ख है ये। हद है, मूर्खता की हदें पार कर रखी है इन्होंने तो। कौन है? कृष्णा यदुवंशी, बहुत बड़ा मूर्ख है ये तो भाई साहब। कह रहा फैट के रूप में स्टोर होता है। वाह, बाकी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, ग्लाइकोजन। सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। ये कुछ सिलेक्टेड बच्चे हैं, सिलेक्टेड बच्चे हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड बच्चे हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड बच्चे हैं, बिल्कुल नाम ही इनका सिलेक्टेड मैंने आज देखा है। जो कोई कह रहा है एटीपी, कोई कह रहा है फैट, दो ही आंसर मेरे को दिख रहे थे जो यहां पर गलत है, फैट और एटीपी। बिल्कुल पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की नहीं है, तुम पढ़ना छोड़ दो, ठीक है। जब मैं भी नहीं पढ़ता था ना, तो मेरे पापा मेरे से बोलते थे गधे चराएगा क्या, पढ़ता काहे क्यों नहीं है। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं बोलूंगा, ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे पापा एक गवर्नमेंट टीचर थे, अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, है ना। तो गवर्नमेंट टीचर में शायद ऐसा होता होगा कि गवर्नमेंट टीचर्स कुछ इस लैंग्वेज में बात कर लेते हैं, गधा है क्या, पढ़ता क्यों नहीं है, हैं? मेरे को आज भी याद है, गधे चराएगा क्या, है ना। लेकिन मैं खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा हूँ। स्कूल तो खैर प्राइवेट ही था, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा हूँ, तो ये लैंग्वेज तो यूज में नहीं लूंगा। गधे चराएगा क्या, पागल है क्या, पढ़ता क्यों नहीं है, गधा है क्या। बेटा मैं सिर्फ यही बोलूंगा, मूर्ख है क्या, पढ़ता क्यों नहीं है, बता मेरे को। एटीपी के रूप में स्टोर होती है, फैट के रूप में स्टोर होता है हमारे अंदर भोजन। हमारे अंदर भोजन किस रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। कहां पर, लीवर में। कहां पर, मसल्स में। याद रखना, हमारी मसल्स में, हमारे लीवर में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। एनिमल्स में ग्लाइकोजन, प्लांट्स में स्टार्च। एक और चीज याद रख लेना, फंजाई, माफ करना ये शायद बताना भूल गया था, फंजाई के अंदर भी ग्लाइकोजन के रूप में होता है। एनिमल्स के अंदर भी ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ठीक है। फंजाई के अंदर ग्लाइकोजन और साथ साथ ऑयल के फॉर्म में होता है, ऑयल की ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। एनिमल्स के अंदर मेजरली किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो ये चीज याद रख लेना। फंजाई में एक बिंदु था जो शायद मैंने नहीं बताया था, मे भी हो सकता है कि मैं भूल गया होऊंगा कि फंजाई के अंदर भोजन किस रूप में संचित होता है। हाँ जी,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर नेक्स्ट 8वां बिंदु, इनमें लैंगिक जनन भी पाया जाता है, अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। ये बताने की कोई कतई जरूरत नहीं है कि इनके अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है, पूरा चैप्टर पढ़ लिया है आप लोगों ने पुष्पीय पादपों में। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन भी पाया जाता है, जिसके एग्जाम्पल तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। कहीं ना कहीं आलू में कंद, आलू जो होता है कंद होता है जिसके ऊपर आंखें होती हैं, आपने देखा होगा आलू की उन आंखों को, ये इस तरीके से आलू होता है, उसके ऊपर इस तरीके से छोटी 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 इस तरीके से संरचनाएं होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बड बोलते हैं, अपस्थानिक कलिका बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आंखें बोलते हैं। इनको निकालकर अगर आप मृदा में डाल दोगे, अनुकूल परिस्थितियां दे दोगे, तो इससे वापस से क्या बन जाता है, आलू बन जाता है। आप एक रोज को, एक गुलाब की टहनी को काट कर वापस से मृदा में डाल दोगे, तो वापस से क्या पैदा हो सकता है, गुलाब पैदा हो सकता है। तो ये किस प्रकार का जनन है, सब अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन जो एक्चुअली हटा दिया गया था, कौन से चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, कौन सा, 12th क्लास का, वहां पर अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ने को मिलते हैं। अलैंगिक जनन के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें बीजाणु जनन होता है, जिसमें मुकुलन होता है, जिसमें आपका कायिक प्रवर्धन होता है, जिसके अंतर्गत आपका खंडन होता है। तो कई सारे प्रकार होते हैं। कुछ जगह आप लोगों ने ये पढ़े हैं, जैसे पिछले चैप्टर में फंजाई में आप लोगों ने देखा था, क्या आपने बीजाणु जनन देखा, आपने मुकुलन देखा, आपने द्विविखंडन देखा है ना, आपने खंडन देखा। तो इस प्रकार अलैंगिक जनन जो है वो पादपों में भी पाया जाता है, और ऐसे अलैंगिक जनन को पादपों के अंदर क्या बोला जाता है, कायिक प्रवर्धन बोला जाता है। क्या पौधों के अंदर, पादपों के अंदर जो अलैंगिक जनन पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, यहां तक के बिंदु जो थे, ये 8 बिंदु जो थे, ये सिंपलेस्ट बिंदु थे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है मैक्सिमम बच्चों को जो पढ़ रहे हैं। बाकी इलॉजिकल, इररिलेवेंट, अनएथिकल जो कमेंट करते हैं उनको फर्क पड़ता होगा कि ये शायद समझ में नहीं आते होंगे। बाकी ये नॉर्मल से बिंदु थे जो याद रखने थे। आखिरी बिंदु है, और ये वाला बिंदु जो है जो कई बच्चों को परेशान करता है, क्या, पीढ़ी एकांतरण, जो हमारे नए सिलेबस में से हटा दिया गया है। अगर आपके पास पुरानी बुक है एनसीईआरटी की, अगर आप उसको खोलेंगे तो पुरानी बुक और नई बुक में आपके अंदर ये वाला जो टॉपिक था ना, पीढ़ी एकांतरण, ये हटा दिया गया है। क्या पता है आपको? सोचो, क्या पता है आपको ये चीज कि जो नई एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी है, उसके अंतर्गत ये टॉपिक हटा दिया गया है। कौन सा? पीढ़ी एकांतरण। लेकिन पता नहीं जो हटाने वाला था वो कौन थे। अब देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार बड़ा ही बोधू आदमी था, क्यों हटा दिया। रीजन बहुत सीधा सा है कि आपने इसको तो हटा दिया, लेकिन ये अगर आप हटा देंगे तो इससे रिलेटेड जो कई सारी इंफॉर्मेशन है जो प्रेजेंटली कोर्स में दे रखी है, जैसे युग्मकोदविद, बीजाणुविद, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, अगुणितिक द्विगुणितक जीवन चक्र, ये सारे वर्ड आपकी न्यू एनसीईआरटी में हैं। आपने ये तो हटा दिया, लेकिन इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपने नहीं हटाई है। वो हटा नहीं सकते हैं आप, क्योंकि जब आप थैलोफाइट्स पढ़ेंगे, जब आप ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, उनका जीवन चक्र पढ़ेंगे, आप टेरिडोफाइट्स का जीवन चक्र पढ़ेंगे जो आपकी न्यू एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वो तभी समझ में आएगा जब आप ये पढ़ेंगे। तो न्यू एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे, पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी में, पुरानी एनसीईआरटी में इस चैप्टर के लास्ट में देखना एक डायग्राम था, इस तरीके से एक डायग्राम दे रखा था, हैप्लॉन्टिक, डिप्लो हैप्लॉन्टिक, हैप्लो डिप्लॉन्टिक, इस तरीके से लाइफ साइकिल का एक डायग्राम दिया हुआ था। अरे मेरे भाई हरीश कुमार, तेरे पास अभी भी पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी नहीं है। नई एनसीईआरटी में ये हटा दिया गया। कह रहे सर अभी भी है। अरे नहीं है भाई, प्लांट साइकिल हटा दी गई है, ठीक है। अब तुम्हारे पास एनसीईआरटी जो है वो नई नहीं होएगी। ले यार, तू नहीं मानेगा मेरे भाई। सर नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, मत मान, मत मानो, कोई बात नहीं। एक सेकंड रुक जाना बस। पहले बता चुका हूं किस तरीके से डाउनलोड करनी होती है एनसीईआरटी, कई बार बता चुका हूं। अबे यार 12th क्यों खोल दिया, 11th। वनस्पति जगत दिख रहा है? ठीक है,
चैप्टर चल रहा है, 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 चल रहा है। जिम्नोस्पर्म और लो एंजियोस्पर्म, और ये खत्म। ये है तेरी नई एनसीईआरटी। पुरानी एनसीईआरटी में एक डायग्राम था साइड में, जहां पर प्लांट साइकिल दिखा रखी थी। ठीक है हरीश? ओके हरीश, चलो जी। सो क्या ये पढ़ना अब जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर ये नहीं पढ़ा तो आपको लाइफ साइकिल समझ में नहीं आएंगी किसकी, न थैलोफाइट्स की, न ब्रायोफाइट्स की, न टेरिडोफाइट्स की, न जिम्नोस्पर्म की। इसलिए इसको अभी भी पढ़ना जरूरी है, और हर टीचर पढ़ा रहा है इसको। आपकी एनसीईआरटी में हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, अपन पढ़ाएंगे, जरूरी है इसको पढ़ना। चलिए जी, टॉपिक लिखा हुआ है, इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। सर क्या होता है पीढ़ी एकांतरण? क्या मीनिंग होता है पीढ़ी एकांतरण का? हाँ ये वाला, यस, हितिक्षा लबाना, यस यही वाला था। हाँ जी सर, क्या होता है पीढ़ी एकांतरण? मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले पीढ़ी एकांतरण, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी का एकांतरण। मीनिंग क्या है सर? आइए सबसे पहले बहुत बेसिक तरीके से चीज समझते हैं। इंग्लिश का ये वर्ड है क्या? ऑल्टरनेशन। आप में से कितने बच्चों ने अपनी जीन्स, जिनके जो जीन्स पहनते हैं, कई बार जब हम जीन्स खरीदने जाते हैं तो जीन्स जो है वो लंबी आ जाती है, जितनी हमारी हाइट होती है उस हिसाब से, कमर के हिसाब से जीन्स बड़ी आ जाती है, तो उसको नीचे से कटवाते हो आप? हाँ यही है, यही है, यही है छवि, यही है। हाँ जी सोचो, क्या जीन्स कटवाते हो नीचे से? हाँ सर। और जब आप जीन्स को कटवाते हैं, किससे कटवाने जाते हैं? टेलर के पास जब आप कटवाने जाते हैं तो उससे क्या बोलते हैं? क्या कर दो? जीन्स को ऑल्टर कर दो। जिन्होंने भी कटवाई है उनको याद होगा या उनको पता होगा। आप टेलर के पास जाते हैं, या तो सीधा बोलता है जीन्स को नीचे से काट दे, या नॉर्मली क्या बोला जाता है टेलर को कि भैया जीन्स ऑल्टर कर दो। बोलते हैं ना, जीन्स को ऑल्टर कर दो। और वहां पर जीन्स को ऑल्टर कर दो का मतलब क्या है? ऑल्टर वर्ड कहां से है? वो एक्चुअली एल्टर है। हम बोलते ही प्रोनाउंस गलत करते हैं। ऑल्टर नहीं है, वो एल्टर है। ये एल्टर वर्ड कहां से आया? एल्टरेशन से आया है। नाउ व्हाट इज एल्टरेशन? ये एल्टरेशन, ये ऑल्टर, ये वर्ड का मीनिंग क्या है? बदलाव, चेंज। पहले तेरी जीन्स इतनी लंबी थी, उसने ऑल्टर कर दिया, इतनी हो गई है, यानी क्या आ गया? जीन्स में बदलाव आ गया कि नहीं आ गया? जीन्स में क्या आ गया सर? चेंज आ गया कि नहीं आ गया? तो जीन्स को जब हम कटवाते तो क्या बोलते हैं? ऑल्टर। इसका मतलब क्या होता है? बदलाव लाना, चेंज लाना। चलिए सर, अब यहां पर क्या है? यहां पर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है? क्या यहां पर जनरेशन में बदलाव आ रहा है? पीढ़ियों में बदलाव आ रहा है? जनरेशन को तो हमने पीढ़ी बोल दिया, जनरेशन मीन्स पीढ़ी। पीढ़ियों में बदलाव आ रहा है, पीढ़ियों में बदलाव आ रहा है। क्या मतलब है? मैंने आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछा, बेटा आप मनुष्य हैं? हाँ सर। मनुष्य से जब अगली पीढ़ी आती है तो क्या वो चूहा आता है क्या? मनुष्य से मनुष्य आता है ना, फिर उस मनुष्य से मनुष्य ही आता है ना, फिर उस मनुष्य से मनुष्य ही आ रहा है ना, यानी संरचना समान है, संरचना सेम है ना, बदल तो नहीं रहा। ह्यूमन से ह्यूमन ही पैदा हो रहा है ना, भालू बिल्ली तो नहीं पैदा हो रही ना, चिंपैंजी तो नहीं आ रहा ना, यही हो रहा है ना, सेम टू सेम। क्या बदलाव आ रहा है? क्या पीढ़ी बदल रही है? क्या पीढ़ी में बदलाव आ रहा है? क्या पीढ़ी चेंज हो रही है? पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज आ रहा है, उसकी संरचना बदल गई है क्या?
कि हमसे जो अगला जो मनुष्य बना उसके 10-12 हाथ थे, 15-20 पैर थे, एक सूंड निकल गई है, बाल जो है जमीन तक फैले हुए हैं, फिर उससे जो अगली पीढ़ी आई वो उड़ने लग गई है? नहीं ना, कंटिन्यूअसली वही पीढ़ी बनी हुई है ना। हाँ सर, पीढ़ी में कोई बदलाव आ रहा है? नहीं सर। क्या पीढ़ी में कोई चेंज आ रहा है? पीढ़ी में बदलाव आ रहा है? नहीं सर, नहीं आ रहा। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। ये कंडीशन है किसमें? एनिमल्स में। प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या आ रहा है? बदलाव। अब वो कैसा बदलाव आ रहा है? एक प्लांट ऐसा है तो उसकी अगली पीढ़ी ऐसी है, फिर अगली पीढ़ी ऐसी है, फिर अगली पीढ़ी ऐसी है। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सिर्फ इतना सा कंसेप्ट समझाना था कि ये एक शरीर है तो उसके बाद एक अलग शरीर है, अगली पीढ़ी जो है वो अलग शारीरिक संरचना की है, फिर वापस से वही जो पहले वाली थी फिर वो आ जाएगी, फिर उसके बाद वापस से वही दोहराएगी। फिर इस तरीके से बार बार पीढ़ी दर पीढ़ी क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। इससे अगली पीढ़ी अलग, इससे अगली पीढ़ी ये पहले से पहले वाली है, फिर ये वाली इससे पहले वाली है, ये वाली इससे पहले वाली है, यानी ऑल्टरनेशन चल रहा है, यानी क्या बदलाव आ रहा है। यही क्या कहला रहा है? पीढ़ी एकांतरण कहला रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोल रहे हैं। तो मीनिंग समझ, अभी सिर्फ पहले मीनिंग को समझना था कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मीनिंग क्या था। यहां पर पीढ़ी एकांतरण का मतलब क्या था कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, एक पीढ़ी के अगली जो पीढ़ी है वो सेम नहीं है, अलग है। इससे जो अगली पीढ़ी आएगी इसकी जैसी नहीं है, अलग है। इसके बाद जो आएगी इसके जैसी नहीं है, अलग है। इसके बाद जो आएगी उसके जैसी नहीं है, इससे पहले वाले की जैसी है, अलग है। यही क्या कहला रहा है? पीढ़ी एकांतरण कहला रहा है। अब बात आ रही है सर, यहां पर प्लांट्स में पीढ़ी एकांतरण में जो शरीर बन रहे हैं, जो पीढ़ियां आ रही हैं, क्या उनके नाम अलग अलग होते हैं? यस। एक का नाम होता है बीजाणुद्भिद, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। क्या? एक पीढ़ी का नाम होता है बीजाणुद्भिद, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट, और एक पीढ़ी का नाम होता है युग्मकोद्भिद, जिसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। क्या? एक पीढ़ी का नाम है युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट, एक पीढ़ी का नाम है बीजाणुद्भिद, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। हमेशा याद रखना, स्पोरोफाइट की जो सेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, यानी स्पोरोफाइट जनरेशन जो होएगी, स्पोरोफाइट जो होएगा वो कैसा होएगा सर? डिप्लॉयड होएगा। युग्मकोद्भिद जो है, मान लो ये युग्मकोद्भिद है, इसकी ये कोशिकाएं हैं, ये कैसी होती है सर? ये कैसी होती है? कौन सी जनरेशन होती है? हैप्लॉइड जनरेशन होती है। तो याद रखना, बीजाणुद्भिद जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड पीढ़ी होती है, ये डिप्लॉयड पीढ़ी होगी। युग्मकोद्भिद जो होगी वो कैसी होगी? हैप्लॉयड पीढ़ी होगी। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? डंडना डंडन, कोई तकलीफ, कोई कंफ्यूजन? चलें आगे, कोई बिंदास, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होते हैं, गैमेटोफाइट हैप्लॉयड होते हैं। सिंपल सा था। भूख लग रही है सर, खाना नहीं खाया है, छुट्टी कर दो। कौन है ये? संडास जहान। सुंदुस जहान। भूख लग रही है सर, खाना नहीं खाया, छुट्टी कर दो। बेटा बंद कर दो, खाना खा लो बेटा, हैं? बाद में पढ़ लेना बेटा। क्यों अपने आप को मूर्ख सिद्ध करवाते रहते हो रोज की रोज? सोचो, क्यों अपने आप को मूर्ख सिद्ध कराते रहे? इतनी सी बात समझ में आ गई है। तो याद रखना, प्लांट्स के अंदर क्या होता है बेटा? प्लांट्स के अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, पीढ़ी एकांतरण होता है।
अब आगे बढ़ने से पहले एक और कंसेप्ट जरा ध्यान से देखना। अब मैं आपको 3-4 कंडीशन दिखाने वाला हूं पीढ़ी एकांतरण की। पीढ़ी एकांतरण की 4 कंडीशंस आपको दिखाने वाला हूं, 4 परिस्थितियां दिखाने वाला हूं। प्लीज फोकस के साथ में सुनना, नहीं तो चीज समझ में नहीं आएगी। प्लीज फोकस के साथ में सुनना, नहीं तो चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है। प्लांट्स के अंदर पीढ़ी एकांतरण होता है। इस तरीके से पीढ़ी का क्या होता है, एकांतरण। स्पोरोफाइट के बाद कौन आता है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के बाद वापस स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट। डन। कोई तकलीफ नहीं है, यहां तक की बात समझ में आ गई है? कोई तकलीफ? जल्दी से फटाफट यहां तक, जल्दी बोल, समझ में आ गया? बोल 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 जल्दी से। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं थी? क्योंकि अगली जो चीज समझाने वाला हूं वो हो सकता है टिपिकल हो, इसलिए बोल यहां तक की बात समझ में आ गई है? क्या बीमारी है? सुशील, सुशील, अरे देखना फिर चला गया क्या? चल रही है, ठीक है। हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आ गई है? हाँ जी, चलिए आगे। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताने वाला हूं वो 4 परिस्थितियां जो पीढ़ी एकांतरण के अंतर्गत देखी गई हैं। वो 4 परिस्थिति क्या है, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन। ये 4 कंडीशन अपन देखने वाले हैं। दिखेगा, मैंने बोला एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर ये शरीर है, ये शरीर है, ये शरीर है, एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर ये शरीर है, फिर अगला ये शरीर है, फिर अगला ये शरीर है, फिर अगला ये शरीर है। कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी फिर से हम देख रहे हैं क्या, एक प्लांट जिसके अंदर एक ये शरीर है, फिर ये शरीर है, फिर ये शरीर है, फिर ये शरीर है। एक प्लांट ये हो गया हमारे पास। तीसरी कैटेगरी, बस ये पढ़ ले फिर छोड़ रहा हूं, बस ये पढ़ ले फिर क्लास बंद कर दूंगा, बस एक बार ये सुन ले। हाँ जी, फिर तीसरी कैटेगरी है हमारे पास, ये शरीर है, ये शरीर है, ये शरीर है, ये शरीर है। एक लास्ट कैटेगरी प्लांट की, ये शरीर है, ये शरीर है, ये शरीर है, ये शरीर है। बस जी, अपना काम हो गया। अब अपन समझा देते हैं चीज। चलो जी, ये 4 कैटेगरीज मैंने आपको यहां पर दिखाई हैं, 4 परिस्थितियां यहां पर दिखाई हैं। सबसे पहले देखिएगा बेटा, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, मुझे बताइए ये जो आपको प्लांट दिखाई दे रहा है, समझना आराम से, ये जो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पादप जो आपको सर ये तो प्लांट दिखाई नहीं दे रहा, मान ले अभी ये एक पेड़ है, ये पेड़ का शरीर है।
ठीक है, ये एक पीढ़ी है, उसके बाद अगली पीढ़ी है, फिर वापस से वही पीढ़ी दोहरा ली है, फिर इसके बाद वही पीढ़ी से पिछली वाली दोहरा ली है। यानी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है और यहां पर भी दिख रहा है। ठीक है सर, अब मैं तेरे से सिंपल सी बात पूछता हूं, इन दोनों को देखकर पहले तो ये सोच, इन दोनों को देख, फर्स्ट और सेकंड को देख, बस फर्स्ट और सेकंड को देख, और देखकर मुझे बता इनमें से प्रभावी पीढ़ी कौन सी होगी, देखकर तुझे क्या लगता है। एक बालक कह रहा है सर ऐसा प्लांट नहीं देखा, अभी दिखाऊंगा, ये शैवाल है, जहां पर शरीर जो होता है वो तने में, पर्ण में, मूल में विभाजित नहीं होता, जिसको हम थैलस बोलते हैं। ऐसा प्लांट नहीं देखा तूने कभी, 11th क्लास पढ़ी नहीं है मेरे भाई फिर तो। हाँ जी, इनमें से प्रभावी पीढ़ी कौन सी दिखेगी सर, जो आकृति में बड़ी होगी, सर ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है, दिख रही है ना। हाँ सर, तो कुल मिलाकर ये जो फर्स्ट कैटेगरी में जो प्लांट जो है ये प्रभावी, और ये जो पीढ़ी जो आपको दिखाई दे रही है ये है बीजाणुद्भिद, और सॉरी ये है युग्मकोद्भिद, गैमेटोफाइट। और बहुत छोटी सी, बहुत बारीक सी, दिखाई भी नहीं दे रही है, बहुत ही हल्की सी पीढ़ी है जिसका नाम है कौन, स्पोरोफाइट, बीजाणुद्भिद। फिर अगेन वही युग्मकोद्भिद, फिर वापस से कौन आ जाएगा सर, युग्मकोद्भिद आ जाएगा, फिर वापस से कौन आ जाएगा सर, बीजाणुद्भिद आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो हो रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे पादपों का जब मैं अध्ययन करूंगा तो मुझे मेजरली कौन सी पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा दिखाई देगी, जरा इमेजिन कर, सोच। अगर मैं ऐसे पादपों का जब मैं अध्ययन करूंगा, ऐसे प्लांट्स की जब मैं स्टडी करूंगा, तो मुझे प्रभावी रूप से कौन दिखाई देगा, फर्स्ट के सेकंड, दिमाग लगा, फर्स्ट दिखाई देगा कि सेकंड दिखाई देगा, फर्स्ट दिखाई देगा ना, ये ज्यादातर दिखाई देगा ना, यानी हैप्लॉइड शरीर वाले ज्यादा दिखाई देंगे, डिप्लॉइड शरीर वाले बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, ज्यादातर दिखाई नहीं देंगे, उनका अध्ययन नहीं कर पाऊंगा। तो इमेजिन कर ऐसे पादपों के जीवन चक्र को, ऐसे पादपों के जीवन चक्र जो ज्यादातर मेरे को दिखाई देगा, क्या ऐसा जीवन चक्र मैं उसको हैप्लॉन्टिक बोल सकता हूं, अगुणितक बोल सकता हूं? सोच, ऐसे जीवन चक्र को क्या मैं अगुणितक बोल सकता हूं? ये अनुराग पटेल, पहले सुन तो लो अंशु गौर, पहले सुनो तो सही, समझो तो सही। क्या ये जीवन चक्र हैप्लॉन्टिक कहलाएगा? क्यों कहलाएगा हैप्लॉन्टिक? क्यों कहलाएगा अगुणितक? क्योंकि हमें इस पादप का जो जीवन दिखाई देगा, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वो प्रभावी पीढ़ी दिखाई दे रही है, अध्ययन कर रहे, कौन सी? ये दिखाई देगी, अति सूक्ष्म है। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया इनका जीवन चक्र कैसा है, हैप्लॉन्टिक है, अगुणितक है। डन? समझ में आ गया? अब इधर आ, यहां पर देख, क्या यहां पर अब हमें ये दोनों दिखाई देंगे? हाँ सर। इधर हमें ये दोनों दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर। अब मैं तेरे से बोल रहा हूं ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, प्रभावी अभी भी ये है, ये अप्रभावी है, और ये जो प्रभावी जो है ये कौन है सर? ये युग्मकोद्भिद है और ये बीजाणुद्भिद है। अब आप मुझे बताइए इसका जो जीवन चक्र जो होएगा, ऐसे पादपों का जो जीवन चक्र होएगा, ऐसे पादपों के जीवन चक्र को इमेजिन कर, क्या मैं हैप्लॉन्टिक बोलूंगा या हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलूंगा? दिमाग लगा, सोच। ऐसे पादपों के जीवन चक्र को क्या मैं हैप्लॉन्टिक बोलूंगा या हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलूंगा? अब पहले हैप्लो क्यों लगाया वर्ड? क्योंकि मेन पादप शरीर हैप्लॉन्टिक है, उसके बाद अप्रभावी डिप्लॉन्टिक दिखाई दे रही है, यहां पर भी तो थी,
लेकिन यहां दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए मेजरली जीवन चक्र क्या कहलाएगा? हैप्लॉन्टिक। यहां कहलाएगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। समझ में आ गया? डंडना डंडन, क्लियर है कहानी? आजा तीसरी कैटेगरी। अब तीसरी कैटेगरी में देख, मैंने जान पूछ के ये डायग्राम बनाए हैं। क्या ये तेरे को पेड़ जैसा दिखाई दे रहा है? क्या इसमें तना, मूल, पत्ती वत्ती कुछ है ऐसा? नहीं। क्या यहां पर कुछ है ऐसा? नहीं सर। लेकिन यहां पर है, हाँ सर, वृक्ष है, या हम बोलेंगे पादप है, जिसमें तना भी है, पर्ण भी होंगी, जड़ें भी होंगी, है ना। अब इधर देख, यहां पर ये जो है, अब की बारी ये बीजाणुद्भिद है, और प्रभावी रूप से दिख रहा है, हाँ सर। डिप्लॉयड है, हाँ सर। दिख तो ये भी रहा है, लेकिन ये अप्रभावी और ये युग्मकोद्भिद है। मैं इस पूरे चैप्टर का पूरा कंसेप्ट तेरे को बता रहा हूं, तो पूरा समझ ले। इस पूरे चैप्टर का सार बता रहा हूं, पूरा ध्यान से सुनना। ये युग्मकोद्भिद है। अब की बार इससे पहले वाले, इस तीसरी श्रेणी से पहले वाले जो पादप थे, उसमें मुख्य पादप शरीर कौन था सर? ये मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी ये थी, हाँ सर, मेन ये थी। ये तो अप्रभावी था। मेन प्लांट बॉडी ये थी, मेन प्लांट बॉडी ये थी, हाँ सर। यहां मेन प्लांट बॉडी है, ये मेन प्लांट बॉडी है। लेकिन अब की बार जो मेन प्लांट बॉडी है, क्या वो युग्मकोद्भिद है या वो बीजाणुद्भिद है? सर अब की बार जो मेन प्लांट बॉडी है वो युग्मकोद्भिद नहीं है। देख, यहां पर युग्मकोद्भिद, यहां पर युग्मकोद्भिद, लेकिन यहां पर बीजाणुद्भिद, और वो डिप्लॉयड है। अब मुझे बता, ऐसा जीवन चक्र क्या कहलाएगा? इस जीवन चक्र को मैं क्या नाम दूंगा? बोलो, क्या मैं इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलूंगा या कुछ और नाम दूंगा? दिमाग लगा, दिमाग लगा, दिमाग लगा, दिमाग लगा। ऐसे जीवन चक्र को मैं क्या नाम दूंगा? डिप्लॉन्टिक बोलूंगा या डिप्लोहैप्लॉन्टिक बोलूंगा? क्या ये दिखाई नहीं दे रहा? क्या इसका अध्ययन नहीं हो पाएगा? अजी हो पाएगा। ये हैप्लॉन्टिक है, हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। तो डिप्लो हैप्लॉन्टिक, डिप्लो हैप्लॉन्टिक क्या कहलाएगा? ये डिप्लो हैप्लॉन्टिक। कीर्ति मीणा, तुमको कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है? हैं? और कौन से तुम्हारे लिए टीचर खाड़ के लाए तुम्हारे लिए कि तुमको ऐसी चीज भी अब समझ में नहीं आ रही है? सर कैसे पता लगेगा बीजाणुद्भिद है? भैया अभी चैप्टर पूरा तो नहीं पढ़ा ना, एक कंसेप्ट समझा रहा हूं, उसको समझ। कैसे पता लगेगा? हम देखेंगे। बीजाणुद्भिद कैसा होएगा? जिसपे बीजाणुधानी होंगी, जिसमें बीजाणु बनेंगे, उससे पता लगेगा। ठीक है, अभी हम जस्ट एक ओवरव्यू देख रहे हैं। एक पूरी मूवी खत्म नहीं हुई, पूरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ। क्या हमने यहां पर थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म पूरा पढ़ लिया? नहीं, हम जस्ट एक कंसेप्ट पढ़ रहे थे। कौन सा? पीढ़ी एकांतरण का। कि सर पीढ़ी एकांतरित हो रही है, हाँ। एकांतरित हो रही है, हाँ। एकांतरित हो रही है, हाँ। एकांतरित हो रही है, हाँ, है ना। अब यहां पर जो पीढ़ी एकांतरण हो रहा था, उसमें जो मुख्य शरीर हमको दिख रहा था वो हैप्लॉइड था। फिर उसके बाद डिप्लॉइड आया, लेकिन दिखने में बहुत छोटा था, अति सूक्ष्म था। तो ऐसा जीवन चक्र क्या कहलाएगा? हैप्लॉन्टिक। यहां पर दोनों दिख रही है, लेकिन प्रभावी हैप्लॉइड दिख रही है, अप्रभावी डिप्लॉइड दिख रही है। तो मुख्य पादप शरीर हैप्लॉइड है, उसके बाद अगली पीढ़ी डिप्लॉइड है, तो जीवन चक्र हैप्लोडिप्लॉन्टिक। लेकिन अब की बाद मुख्य पादप शरीर जो है वो डिप्लॉइड है, और अगली पीढ़ी जो अप्रभावी है वो हैप्लॉइड है। तो जीवन चक्र क्या कहलाएगा? डिप्लो हैप्लॉन्टिक कहलाएगा। अब तुम मुझे बताओगे यहां पर जीवन चक्र कैसा कहलाएगा? बोलो, तुम मुझे बताओगे ये जीवन चक्र कैसा कहलाएगा? सोच समझ कर। ये है बीजाणुद्भिद जो डिप्लॉइड है, ये है युग्मकोद्भिद जो हैप्लॉइड है। अब आप मुझे बताइए यहां पर किसका अध्ययन आप आकारिकी के आधार पर आसानी से बाहर से कर सकते, देखकर। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन नहीं करना, बाहर से ही अध्ययन कर लेना है। किसका कर लेंगे? इसका, इसका, इसका। तो ऐसा जीवन चक्र क्या कहलाएगा? सर डिप्लॉन्टिक।
देख, है डिप्लॉइड के बाद हैप्लॉइड आ रहा है, हाँ आ रहा है, लेकिन जीवन चक्र फिर भी क्या कहला रहा है? डिप्लॉन्टिक कहला रहा है। क्यों? ये माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटे, अति सूक्ष्म है। जिस तरीके से यहां पर हैप्लॉन्टिक था, क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्म था। यहां पर हैप्लॉन्टिक क्यों बोला? क्योंकि मुख्य पादप शरीर युग्मकोद्भिद था। यहां पर डिप्लॉन्टिक क्यों बोला? क्योंकि मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद है। यहां पर मुख्य पादप शरीर युग्मकोद्भिद था। अगला दिखाई दे रहा है, एग्जामिन कर सकते हैं उसको, लेकिन हैप्लो डिप्लॉन्टिक है, यहां डिप्लो हैप्लॉन्टिक है। तो कितनी श्रेणियां हो गई हैं सर? 4 श्रेणियां हो गई हैं। अब ये क्यों बताया गया था गुरु? ये इसलिए बताया गया था क्योंकि इस प्रकार का जीवन चक्र जो होता है, कौन सा? अगुणितक हैप्लॉन्टिक, ये कौन दर्शाते हैं? आपके थैलोफाइट्स। कौन दर्शाते हैं? थैलोफाइट्स। इस प्रकार का जीवन चक्र जो होता है वो कौन दर्शाते हैं? ब्रायोफाइट्स। इस प्रकार का जो जीवन चक्र है वो कौन दर्शाते हैं? टेरिडोफाइट्स। और इस प्रकार का जो जीवन चक्र है वो कौन दर्शाते हैं? आपके जिम्नोस्पर्म भी। और कनेक्ट कर सकता है तू मेरी बातों से एंजियोस्पर्म भी। कैसे? अगर तेरे को याद हो, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन को पराग कण को तूने क्या नाम दिया था? दिमाग लगा, एक झटके में इस फिगर को तू कनेक्ट कर लेगा। तूने पराग कण को क्या नाम दिया था? बस इतना सा सोच। पराग कण को तूने बोला था नर। नर युग्मकोद्भिद, याद आ रहा है? मेल गैमिटोफाइट। छोटे था कि नहीं था? और ये कौन है? ये पूरा पादप है जिसमें ये स्पोरोफिल्स, पत्तियां जो थी, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, चलो वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चीज से कनेक्ट कर पा रहा है। मेल गैमिटोफाइट, युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद छोटा है, कंपैरेटिवली पादप बड़ा है, ये अंदर बने थे। हाँ सर, तो ऐसा जीवन चक्र क्या कहलाएगा? डिप्लॉन्टिक। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और साथ साथ एक और चीज समझ में आई होगी, ये जो डायग्राम बनाए हैं, इन डायग्राम्स को भी लॉजिकली सोच। इन डायग्राम्स में कहां तेरे को पादप शरीर तने में, पर्ण में, मूल में विभेदित दिख रहा है? सर यहां दिख रहा है, सर यहां दिख रहा है। क्या यहां पर है? नहीं सर। क्या यहां पर जो मेन प्लांट बॉडी है उसमें तना, उसमें पर्ण, मूल जैसा कुछ लग रहा है? नहीं सर। यहां पर लग रहा है ना, दिस इज तना, ये तने जैसी संरचना है, नीचे मूल जैसी संरचना, और यहां पर क्या होंगी? ये शाखाएं होंगी। इन शाखाओं पर क्या लगे होंगे सर? पे पर्ण लगी होंगी। यहां पर भी ऐसा है, ये तना है और यहां पर क्या लगी हुई है सर? शाखाएं लगी हुई। इन शाखाओं पर क्या लगे हुए हैं सर? पत्तियां लगी हुई हैं। तो जरा सोच, क्या यहां पर पादप शरीर, मुख्य पादप शरीर, मेन प्लांट बॉडी तने में, मूल में, पर्ण में विभेदित है? हाँ। यहां पर है? हाँ। लेकिन यहां पर है? नहीं। तो ऐसे शरीर को हम क्या बोलते हैं? थैलस। सिमिलरली यहां पर भी ये शरीर क्या कहलाएगा? थैलस। तो आपको सुनने को मिलेगा क्या? थैलोफाइट में मेन प्लांट बॉडी थैलस होती है, ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी थैलस होती है, लेकिन टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी थैलस नहीं होती है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में थैलस नहीं होती है। ये जो चीजें मैंने बताई हैं, इनको एक बार 10 बार घोट कर एक बार वापस से, 10 बार तो नहीं, 1-2 बार वापस से रिपीट करना, चीज को वापस से सुनना, और कल जब आएगा तो उसके बाद और डिटेल में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे? लॉजिक के साथ सोच। सबसे पहले यही था पीडी एकांतरण, इतना ही समझाना था, यही था ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब ये जरूरी इसलिए था क्योंकि अगर ये समझ में आ गया ना, अब मेरे लिए इजी हो जाएगा आगे की चीजें आप लोगों को समझाना। क्या पढ़ेंगे बेटा यहां पर? वनस्पति जगत में वर्गीकरण में सबसे पहले क्रिप्टोगेमस में क्या पढ़ेंगे गुरु? थैलोफाइट्स की बात करेंगे, शैवालों की बात करेंगे, थैलोफाइट्स पढ़ेंगे। थैलोफाइट्स के बारे में यहां पर देखेंगे, कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक दिन में कोशिश करेंगे एक चीज कंप्लीट कर दे। थैलोफाइट एक दिन में, ब्रायोफाइट एक दिन में, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट एक दिन में, और फिर जिम्नोस्पर्म, यानी 3 लेक्चर में हम ये खत्म कर देंगे। कौन सा? ये वाला चैप्टर। कतई जहरीला क्लियर हो गया है भाई। जहरीला क्लियर क्यों कर लिया तूने? एकदम मक्खन हो गया, बहुत ही बढ़िया। चलो अच्छी बात है। हाँ जी, डन।
चलो बहुत बढ़िया, मुझे भी मजा आ गया, आपको भी मजा आ गया। सर उल्टा नहीं है, कब से कॉपी पेस्ट करे जा रहा है, थकता नहीं है। सर बॉटनी डिफिकल्ट है, नहीं यार, आप लोगों ने एक वो हवा सा बना रखा है कि बॉटनी डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आप उसको डिफिकल्ट भी बना सकते हैं, ना चाहें तो उसको इजी भी बना सकते हैं। दोनों चीजें आसान हैं। कब, किसके लिए? जो उसको शिद्दत से पढ़ेगा उसके लिए वो आसान है ना। जो कंसंट्रेट होकर पढ़ेगा नहीं, है ना, फालतू के कमेंट्स करेगा, कॉपी पेस्ट करेगा अपने ही कमेंट्स को, तो उसके लिए फिर वो आसान नहीं होगी, वो टफ ही हो जाएगी। ठीक है, जैसे आर के कहना है, तब से लेकर मैंने 15 मिनट का गैप दिया था ना, तब से लेकर आर के कहना जो है कंटिन्यूअसली कॉपी पेस्ट किए जा रहा है, कंटिन्यूअसली। मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं, मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं, मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं। आप मुझे बताइए आर के कहना, आपको क्या लगता है मेरे को आपके कमेंट्स नहीं दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं ना। जब दिखाई दे रहे हैं तो क्यों सर शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं, शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं, बना ले मेरे भाई। क्यों कॉपी पेस्ट करे जा रहा है? तेरे इस एक कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में तेरा कितना सारा लॉस हो सकता है, तो ये समझ रहा है?